हेलो स्टूडेंट, हमारा जो वीडियोस चल रहे हैं है ना क्लास 10th के मैथमेटिक्स को लेकर, उस क्रम में हमारी जो ये क्लास होगी वो क्लास नंबर 2 होगी, है ना। क्लास नंबर 2 होगी और ये मैथमेटिक्स कौन सी क्लास का है, तो ये क्लास 10th का है ना। क्लास 10th का है ना, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, है ना, या रियल नंबर, है ना। तो पिछली क्लास में हमने संख्याओं का अध्ययन किया, है ना। संख्याओं का अध्ययन किया, कौन कौन से प्रकार की संख्याएं होती है, जिसमें हमने अच्छे से बेसिक से एक्सप्लेन किया है, बेसिक से इसका वर्णन किया है कि संख्याएं किस किस प्रकार की होती है ना। आज की इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या की उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति ऑफ रियल नंबर, है ना, इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि ये संख्याएं किस प्रकार से बनी है ना। इन संख्याओं का आखिर में वास्तविक संख्या नामकरण क्यों हुआ है ना। और उसके बाद हम, अगर समय बच जाता है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। देन इस वीडियो को या इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे और आने वाले लेक्चर से हम लोग जो सवाल है उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है ना। तो हम लोग इस क्रम में सबसे पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, मेनली दो रूपों में वास्तविक संख्या को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है, तो एक तो है यहाँ पर पूर्णांक संख्या, कौन सी, पूर्णांक संख्या, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है यहाँ पर दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या को भी चूंकि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और पूर्णांक संख्या को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे पूर्णांक संख्या को, है ना। देन उसके बाद देखेंगे हम लोग दशमलव संख्या को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक संख्या को कि पूर्णांक संख्या आखिर होती क्या है ना। तो हम पूर्णांक संख्या के लिए एक इमेज ले लेते हैं इसको समझने के लिए। हाँ, ये वाली, ठीक है। पूर्णांक संख्या है, इसको नंबर लाइन पे कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है ना। पूर्णांक संख्या को नंबर लाइन पे कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है और ये जो संख्या है ये इधर भी अनंत तक जाएगी, है ना। ये इधर भी अनंत तक जाएगी और ये इधर भी अनंत तक जाएगी। ये जो चिन्ह बना है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं अनंत, या फिर इसका एक हिंदी में ही दूसरा नाम है असीमित, है ना। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनफाइनाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इनफाइनाइट या इन्फिनिट, है ना। तो यहाँ पर इन संख्याओं को हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं, है ना। तो पहली संख्या तो यहाँ पर हो गई हमारी, हमारी यहाँ पर हो गई इधर के साइड की जो संख्या है इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये जो संख्या है ये कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये -1 से, है ना, माइनस अनंत तक, -1 से अनंत तक। और ये जो +1 से लगाकर प्लस के अनंत तक है इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या, है ना, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इंग्लिश में इन्हीं को बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर, और धनात्मक पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो ये तो हो गए इसके पूर्णांक संख्या के प्रकार, है ना। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर,
दशमलव संख्या को क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर, है ना। दशमलव संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? डेसिमल नंबर। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का हम लोग विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गई वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में एक बात और निकल के आती है ना। ये जो +1 से लगाकर प्लस अनंत है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है प्राकृत संख्या, है ना। इसी को एक और नाम से जाना जाता है प्राकृत संख्या। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या में यदि हम लोग 0 को भी शामिल कर लें, है ना, तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या, है ना। कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। यहाँ पर हम लोग 0 को भी शामिल कर लें तो, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जो अगले एक और प्रकार की संख्या है ना। जो संख्या कौन सी है? दशमलव संख्या, है ना। तो दशमलव संख्या क्या होती है? दशमलव संख्या क्या होती है ना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या क्या होती है? यह कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है ना। यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गया शांत दशमलव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक हो गया अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह भी 2 प्रकार का होता है ना। एक तो होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दशमलव संख्या को इतने रूपों में हम लोग बांटकर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। को हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, चलो रहने दो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग इन संख्याओं को बांट सकते हैं। अब ये संख्याएं समझ लेते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है ना। तो दशमलव संख्याओं को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जिस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक की 2 कैटेगरी होती है ना। कौन कौन सी? धनात्मक पूर्णांक की 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गई प्राकृत संख्या, और उसी में यदि प्राकृत संख्या में यदि हम लोग 0 को शामिल कर लें तो कौन सी बन जाती है? पूर्ण संख्या, है ना। कौन सी बन जाती है? पूर्ण संख्या। उसी प्रकार से यहाँ पर, है ना, यहाँ पर दशमलव संख्या की उत्पत्ति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुई है ना। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक और नंबर लाइन ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पर ये जो संख्या है ये इस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। और यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट होगा जो कि होगा 1.5,
है ना, 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ ना कुछ संख्याएँ होगी, है ना, 1 और 2 के बीच में कुछ ना कुछ संख्याएँ होगी और 7 और 8 के बीच में यहाँ पर कुछ कुल मिलाकर 10 लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती हैं? कुल मिलाकर यहाँ पर होती है 10 लाइनें, है ना। तो 10 में से कितनी दूरी पर है ना, मान लिया कि बीचों बीच में है यहाँ पर, तो 7.5 हो जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग 7.5 को शांत दशमलव, क्योंकि ये कुछ समय के बाद ख़त्म हो गया है। लेकिन अशांत दशमलव किसको बोलेंगे हम? 0 पॉइंट, है ना, 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार से ये संख्याएँ अनंत तक चलती जाएगी, है ना। 0.1111 इस प्रकार से ये संख्याएँ भी अनंत तक चलती जाएगी। 0.3333 इस प्रकार से ये संख्याएँ भी अनंत तक चलती जाएगी। 0.1234 इस प्रकार से ये संख्याएँ भी अनंत तक चलती जाएगी। तो इन संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव, मतलब ये संख्याएँ ख़त्म नहीं होगी। इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, है ना, इन संख्याओं की भी 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? तो हम लोग देख लेते हैं। एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर संख्याएँ रिपीट होती जाएगी। 0.3333 इस प्रकार से, 0 पॉइंट इस प्रकार से ये चलती जाएगी, है ना। 0.434343 इस प्रकार से ये संख्याएँ भी चलती जाएगी। लेकिन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा? ये जो संख्याएँ हैं, है ना, ये जो संख्याएँ इनका क्रम निश्चित नहीं रहेगा। 1 2 3 6 7 2 3 इस प्रकार से ये संख्याएँ भी जाएगी अनंत तक, है ना, लेकिन इनका क्रम निर्धारित नहीं होगा, है ना। इसके साथ एक सिंबल वाला संख्या आती है पाई, है ना, जिसका मान ओरिजिनल मान है वो 3.146 इस प्रकार से कुछ है ना। 22/7 इसका काल्पनिक मान है ना। तो इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, और टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो इनको जब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होती है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे 75 7.5 को लिख सकते हैं हम लोग 75/10, और जिस भी संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है ना, जिस भी संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और जहाँ पर ये q है वो 0 के बराबर नहीं होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो एक प्रकार से शांत दशमलव वाली जितनी भी संख्या होती है उनको परिमेय संख्याओं में हम लोग बदल सकते हैं, है ना। और जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली संख्याएं होती है, उनको हम परिमेय संख्याओं में नहीं बदल सकते। तो इस संख्या का हम लोग दूसरा नाम एक और दे सकते हैं, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है ना। और परिमेय संख्या की कैटेगरी में इन दोनों संख्याओं को रखा जा सकता है, किन किन को? एक तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन दोनों संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी दशमलव संख्या, और ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में भी 2 प्रकार के, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक भी 2 प्रकार के, है ना, एक तो हो गई प्राकृत संख्या और दूसरी हो गई पूर्ण संख्या, है ना। तो धनात्मक भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो रखा है। और दशमलव संख्या के अंतर्गत जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है, और इन सभी संख्याओं से मिलकर बनती है हमारी वास्तविक संख्या। कौन सी बनती है? वास्तविक संख्या। तो ये तो हो गई हमारी वास्तविक संख्या की उत्पत्ति, है ना, ये तो हो गई हमारी वास्तविक संख्या की उत्पत्ति। लेकिन आगे हम लोग और देखते हैं, एक प्रकार की और संख्या होती है जिन्हें हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना, जिन्हें हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये संख्याएं क्या होती है, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये संख्या इस क्रम में बढ़ती हुई कहाँ तक चली जाएगी? प्लस के अनंत तक, प्लस के अनंत तक। ये जो हमने सिंबल बनाया है ना, ये जो हमने प्रतीक चिन्ह बनाया है, इसी प्रतीक चिन्ह को हम लोग बोलते हैं अनंत, है ना।
तो यहाँ पर कुछ संख्याएँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ से कुछ संख्याएँ सम विषम भी होगी और कुछ भाज्य अभाज्य भी होगी। तो सम विषम को हम जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब समझ लेंगे कि सम विषम संख्या क्या होती है, वैसे आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पर हम मेन जो हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी वो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की रहेगी, है ना। तो भाज्य और अभाज्य कौन सी संख्या होती है, क्या होती है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या को, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ना, देख लेते हैं। ऐसी संख्या परिभाषा लिख लेते हैं पहले। तो इन संख्याओं को हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिखने के बाद में हम लोग जानेंगे, है ना, कि आखिर भाज्य संख्याएं वर्क कैसे करती हैं, ना। परिभाषा, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि आखिर ये संख्याएं, है ना, कि आखिर ये संख्याएं जो है वो कैसे वर्क करती हैं, है ना। तो यहाँ पर हो गया इसका उदाहरण। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है 2, या फिर होती है, मानी जाती है क्या है, होती है ना। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 गुना 1, है ना, 2 गुना 1। इसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3। इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 3 गुना 1, है ना। इसके बाद अभाज्य संख्या 5 आती है ना। तो 5 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 5 गुना 1। इसके बाद अभाज्य संख्या आती है 7, है ना। तो 7 का गुणनखंड क्या होगा, 7 गुना 1। इसके बाद अभाज्य संख्या आती है 13। तो 13 का गुणनखंड क्या होगा, 13 गुना 1। इसके बाद आता है 17, है ना। तो 17 का गुणनखंड क्या होगा, 17 गुना 1, है ना। संख्याओं को टुकड़े टुकड़े कर गुना में जो लिखा जा रहा है उसी को हम लोग गुणनखंड नाम देते हैं, है ना। तो यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी है ना। तो 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, और इसी क्रम में ये आगे बढ़ती चली जाती है। 11, है ना, उसके बाद 13, 17, 19, 29, 23, इस प्रकार से ये संख्याएं अनंत तक चली जाती हैं, है ना। इनकी कोई सीमा नहीं है। तो ये संख्या तो हो गई हमारी अभाज्य संख्या, है ना। कौन सी संख्या हो गई ये, अभाज्य संख्या, है ना। इसके बाद हम एक और प्रकार की संख्या देख लेते हैं जो कि है हमारी भाज्य संख्या, है ना। कौन सी, भाज्य संख्या। तो दूसरे प्रकार की यहाँ संख्या हो गई भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर, है ना। भाज्य है मतलब जिसमें भाग दिया जा सकता है। तो ये संख्या किसी न किसी संख्या से मिलकर बनी होगी, है ना, किसी न किसी संख्या से मिलकर बनी होगी। तो इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से दी जा सकती है ना। परिभाषा, डेफिनिशन, इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है ना। ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक
गुणनखंड हो, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या क्या बन सकते हैं, तो इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अभाज्य संख्या यानी कि कॉम्पोजिट नंबर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण है ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मानी जाती है 4, है ना। 4 के 3 गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, 2 गुना 2 गुना 1, है ना। इसी प्रकार से अगली जो संख्या होगी वो 6 होगी, तो 6 के 3 गुणनखंड कैसे बनेंगे, 2 गुना 3 गुना 1। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हो गई भाज्य और अभाज्य संख्याएं। इसके साथ ही में एक और प्रकार की संख्या आती है ना, इसके साथ में ही एक और प्रकार की संख्या आती है और वो है सहअभाज्य संख्या। कौन सी है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है ये देख लेते हैं हम लोग कि सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है ना, सहअभाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, है ना। मतलब इसका सिंपल सा जो परिभाषा बनेगी वो ये रहेगी, ऐसी संख्या जिसका HCF बराबर 1 हो। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, जिसका 1 होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये संख्या क्या होती है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और साथ में होनी चाहिए तो 2 और 3, है ना। ये संख्या साथ में है और यह केवल 1 से भाग होगी, है ना। इसके बाद 2 और 7, है ना, यह भी सहअभाज्य संख्या है ना, ये भी केवल 1 से डिविजिबल है। लेकिन क्या मान के चलो कि 6 और 12 है, तो यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि इन संख्या में, है ना, इस संख्या में 1 का भाग तो जाता ही है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और खुद 6 का भी जाता है, खुद 6 का भी भाग इसमें चला जाता है। इसलिए यह जो संख्या है वह सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी सहअभाज्य संख्या, है ना। ये क्या हो गई हमारी सहअभाज्य संख्या। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो LCM और HCF होता है वो क्या होता है ना। LCM और HCF है वो क्या होता है, उससे पहले हम लोग जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है ना, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, इसको देख लेते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या कहना चाहती है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह अभाज्य गुणनखंड, है ना, यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, है ना, यहाँ पर दिया है क्रम के बिना अद्वितीय होता है ना। मतलब क्रम का होना जरूरी है ना, क्रम का होना जरूरी है। अब अभाज्य संख्या हमने देख ली है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से, 2 3, है ना, 5 7 11 13 17 19, है ना, 23 और इस प्रकार से ये अनंत तक चले जाते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है ना, भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या होती है 4 6
8, 9, 10, 12 जो भी अभाज्य संख्या नहीं है वो सभी संख्याएं किस में आ जाएगी, भाज्य में। और ये कहाँ तक चले जाएगी, ये भी अनंत तक चले जाएगी, है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। मीनिंग क्या निकलेगा, जैसे कि मान लिया यहाँ पर एक संख्या ले ली हमने, है ना। एक संख्या हमने क्या ले ली, एक संख्या ले ली यहाँ पर हमने 64, है ना। एक संख्या हमने क्या ले ली, 64। तो 64 में 64 को जब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, है ना, तो इसके गुणनखंड क्या निकलेंगे, सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 त्रिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का चले जाएगा इसमें, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 12 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 का चले जाएगा, 2 8 16, फिर 2 का चले जाएगा, 2 चौक 8, है ना, फिर 2 का चले जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का चले जाएगा, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से इस संख्या को हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 2 गुना 2, ठीक है। तो इसका जब वापस गुणनखंड करेंगे, मतलब अभाज्य संख्याओं का जब हम वापस से गुना करेंगे, है ना, तो 64 आ जाना चाहिए, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना। तो इस प्रकार से यह संख्या वापस से 64 आ जाएगा जब इनका हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका गुणनखंड, है ना, ये तो हो गया इसका गुणनखंड। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर 9 को गुणनखंडित करें, है ना, क्योंकि 9 भी एक भाज्य संख्या है ना, 9 भी एक भाज्य संख्या है, तो 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब अद्वितीय, है ना, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये है कि इसका क्रम होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले 2 का देंगे तो 2 का नहीं जाएगा, अगर 2 का नहीं जाता है तो किसका चेक करेंगे, 3 का, है ना। 3 त्रिया 9, फिर से 3 का चले जाएगा, 3 एकम 3, तो 9 के गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे हमें, 3 गुना 3, है ना। यहाँ पर गुना के रूप में 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, गुना के रूप में 1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का गुना किसी भी संख्या में करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 लिखो या न लिखो इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है ना। तो इन संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसी की जगह पे हम लोग मान लेते हैं, है ना, इसी की जगह पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या है यहाँ पर, है ना, जिसका नाम हमने दे दिया x, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का, जिसको कि हमने नाम दे दिया P1, है ना। यदि इसका नहीं जाता है ना, इसका नहीं जाता है तो 3 का देंगे, जिसको कि हमने नाम दे दिया P2, है ना। तब 3 का देंगे, जिसको कि हमने नाम दे दिया P2, है ना। अब 3 का भी नहीं जाता है तो किसका देंगे, 5 का, जिसको हमने नाम दे दिया P3। इसके बाद जब 5 का भी नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 7 का, जिसको हमने नाम दे दिया P4, है ना। और जब 7 का भी नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 11 का, जिसको हमने नाम दे दिया P5। और इसी प्रकार से ये संख्याएं चलती जाएगी और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, है ना। तो इन संख्याओं का क्रम कैसे रहेगा, है ना, इन संख्याओं को हम एक कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि P1 को हमने नाम दे दिया 2, है ना। ये P1 छोटा होगा हमेशा P2 से या बराबर भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर P1 और P2, है ना, P3, ये सभी बराबर है ना, ये सभी क्या है, बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 जो है P2 के बराबर भी हो सकता है, या P1 जो है P2 से हमेशा छोटा होगा, है ना। और P2 हमेशा छोटा या बराबर होगा P3 से, है ना। P3 हमेशा छोटा या बराबर होगा P4 के, है ना। इसी प्रकार से ये संख्याएं भी कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक, है ना। यानी कि ये जो आने वाली संख्या है यहाँ पर Pn, है ना, यहाँ पर भी Pn, ये हमेशा बड़ी, है ना, या बराबर होगी इससे पहले आने वाली संख्या से। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है वो ये कहती है कि इसका एक क्रम, निश्चित क्रम होना चाहिए, है ना। अद्वितीय का मतलब एक यूनिक क्रम होना चाहिए, है ना, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, जिसके बिना यह जो आप गुणनखंड लिखेंगे वो गलत भी हो सकता है ना। तो इसका एक क्रम निर्धारित कर लिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो P1 P2 P3 हमने नाम दिया है ना, जो हमने P1 P2 P3 हमने नामकरण किया है वो क्या है।
तो यह एक पूर्णांक संख्या है ना। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एक पूर्णांक संख्या, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ P1, P2, P3, P4, Pn, है ना। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये तो हो गई हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है HCF और LCM, ये क्या होता है। जो HCF और LCM लिखा गया है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी होल्ड पे रखेंगे, है ना। होल्ड पे रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग बाद में करेंगे, है ना। इसको कुछ कंडीशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो वो कंडीशन क्या रहेगी वो हम लोग जब आगे आने वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे LCM और HCF। LCM, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगा? छोटा। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल है ना। और मल्टीपल का मतलब हमेशा निकलता है गुना। मल्टीपल का मतलब हमेशा निकलता है गुना। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो हिंदी में इसे बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्यक। लघुत्तम समापवर्त्यक, हिंदी में इसका नाम लघुत्तम समापवर्त्यक है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है ना। परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। परिभाषा, है ना। परिभाषा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या, जिसमें की जगह हम लोग जो कर लेते हैं ना, डेफिनेशन और अच्छी लगेगी। जिसमें की जगह हम लोग कर लेते हैं जो दी गई संख्या, वो जो दी गई संख्या वो से पूर्णतः विभाजित और जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, ताकि उदाहरण के बिना कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। तो उदाहरण क्या रहेगा इसका? उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इज इक्वल टू, इसका जो उदाहरण रहेगा वो LCM इस प्रकार से लिखा जाता है LCM, और यहाँ पर संख्याएं मान लिया 6 और 20 है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका LCM जो है वो आता है 60, है ना। कैसे आता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लो कि इसका LCM कितना आता है? 60, है ना। तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से मतलब 6 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या 60 6 से विभाजित होता है? तो आंसर मिलेगा हाँ, क्योंकि 6 का भाग 60 में 10 बार जाता है। 6 का भाग 60 में 10 बार जाता है। और क्या 20 से विभाजित होगा? तो आंसर रहेगा हाँ, क्योंकि 20 का भाग 60 में 3 बार जाता है ना, 20 3 60। तो इस प्रकार से ये LCM की डेफिनेशन हो गई, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं HCF को, है ना। इसके बाद हम लोग किसको देख लेते हैं? HCF को। HCF की परिभाषा किस प्रकार से दी जाएगी, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं HCF, HCF, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए मिस्टेक हो गया था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हो गया इसका इंग्लिश का नाम, है ना। हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा या बड़ी से बड़ी, कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो, है ना। और फैक्टर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। या फिर फैक्टर का मीनिंग हम लोग एक और निकाल सकते हैं, भाग, है ना। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसे बोला जाता है महत्तम समापवर्धक, है ना, महत्तम समापवर्धक। तो इसका जो हिंदी नाम है वो है महत्तम समापवर्धक। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा, है ना, परिभाषा डेफिनेशन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या ये पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या बनेगा, है ना। तो इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका उदाहरण या फिर इस संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से डील कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना। तो इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण क्या बनेगा, तो उदाहरण को इस प्रकार से लिखेंगे, HCF 6,20, है ना, 6,20। और इसका जो है वो HCF आएगा 2, है ना, क्योंकि मेरे को पता है इसलिए मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएँ पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। LCM में क्या था, जो 60 है वो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाना चाहिए था। अब HCF में क्या है, दी गई संख्याओं से HCF वाली संख्या विभाजित होनी चाहिए, मतलब 2 का भाग 6 में भी जाना चाहिए और 20 में भी जाना चाहिए, है ना। इसी के क्रम में हमने देखा था सहभाज्य संख्या, मतलब जो दोनों को विभाजित करती है, जो कि किससे रिलेटेड करती है, HCF से, है ना, HCF से रिलेट करती है ना। जो LCM और HCF का नाम है वो हिंदी में बड़ी अजीब सा है, इसलिए इसका इंग्लिश नाम ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और कोई नहीं पूछेगा LCM और HCF की डेफिनेशन, बस ये हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमारी समझदारी के लिए होनी चाहिए, है ना। इतनी बातें क्लियर होने के बाद अब हम लोग मूव कर सकते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ तक इसका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो गया है ना। अब जो हमने पहले ही बता दिया है कि उदाहरण नंबर 1 को हम लोग होल्ड पे रखेंगे, है ना। अब हम लोग शुरुआत करेंगे उदाहरण नंबर 2 से, जिसमें निकालेंगे हम HCF और LCM, है ना। तो HCF और LCM 6 और 20, है ना। क्योंकि ये उदाहरण 1 में ही थे इसलिए मैंने यही संख्याएं लेकर एग्जाम्पल के माध्यम से LCM और HCF को एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अब यहाँ पर 6 और 20 का है जो है वो LCM और HCF कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग हल, है ना, हल बराबर, है ना, हल बराबर दी गई
संख्या ये 6,20 है। क्या है? 6,20 है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसका एलसीएम, है ना, किसका? 6 को करेंगे, 6 का निकालेंगे हम लोग गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। अभाज्य संख्याओं द्वारा गुणनखंड करना ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है ना। तो सबसे पहले हम लोग 6 देखेंगे, है ना, और 6 का, अतः 6 का गुणनखंड, है ना, किसका पार्ट आ जाएगा? 6 में 2 का, है ना। सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, और 2 का भाग नहीं जाते तो फिर 3 का नहीं जाते तो 4 का करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। फिर 5 का, फिर 6 का नहीं, 7 का, फिर 9, 10, 8, 9, 10 तीनों नहीं, 11 का, है ना। इस क्रम में हम लोग गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसके बाद किसका देंगे? 2 का अब नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो 3 ही ऑप्शन में रह जाता है, और 3 का भाग 3 में एक बार चले जाता है ना। अब दूसरी बात आती है कि 20 का गुणनखंड क्या होगा। तो 20 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना। किसका जाएगा? 2 का कितनी बार? 2 धाम 20। फिर से 2 का कितनी बार? 5 बार। अब 2 का जाएगा क्या? नहीं। 3 का जाएगा क्या? नहीं। अब किसका जाएगा? अब जाएगा 5 का, है ना। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, है ना। इसको अब हम लोग लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखा जाता है? तो बराबर, है ना, 6 का गुणनखंड क्या मिला हमें? 2 गुना 3। इसके बाद 20 का गुणनखंड क्या मिला हमें? तो 20 का गुणनखंड मिला है 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 5, है ना। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। तब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसी संख्या, है ना, जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। अब ऐसी संख्या को हम लोग पहले तो दोनों में शामिल होना चाहिए वो संख्या, है ना। तो ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में शामिल हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है? ये वाली, है ना। कौन सी है? ये वाली, ये, ठीक है। ये वाली संख्या मतलब कौन सी है? 2। मतलब कौन सी है? 2। 2 संख्या ऐसी है ना, संख्या 2 ऐसी है जो शामिल है ना, 6 के गुणनखंड में भी और 20 के भी गुणनखंड में भी। अतः जो 2 है वह 6 को भी विभाजित करेगा और 20 को भी विभाजित करेगा, ये दोनों को विभाजित करेगा। इसके अतिरिक्त तो दोनों में शामिल ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है ना। तब एचसीएफ इसका क्या आ गया? 2। तथा एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम जो दोनों में शामिल है, कॉमन है, वो तो आएगा ही, मतलब यहाँ पर 2 तो आना ही आना है। इसके बाद जो बची हुई संख्या है ना, वो भी ले लेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है ना, तो गुना में 3 आ गया। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर गुना में 2 भी आ जाएगा। और गुना यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, तब भी यहाँ भी 5 आ जाएगा, है ना। अब इनका कर लेते हैं गुना। 5 दूनी 10, 3 30, दूनी 60, है ना। तो एलसीएम आ गया इसका 60, जो कि हमने कुछ समय पहले देखा था जब हमने एलसीएम और एचसीएफ को समझा था, है ना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, है ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तो उत्तर यहाँ पर लिख देंगे, अतः एचसीएफ किसका? 6,20 का, है ना। कितना आया है? 2। तथा एलसीएम किसका? 6 और 20 का। किसका? 6 और 20 का क्या आया है? 60, है ना, 60 है। और यह क्या है हमारा? यह है उत्तर, ठीक है। यह क्या है हमारा?
उत्तर। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आने वाले जो क्वेश्चंस है वो आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है और हम लोग वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा जो बेसिक है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को हमने किया था, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। इस वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक ही ऑप्शन बनता है कि इस क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर ले, है ना, और बार बार प्रैक्टिस करें। मात्र प्रैक्टिस से ही गणित को सोल्व किया जा सकता है, बिना प्रैक्टिस का गणित नहीं आएगा, है ना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और नोट्स अपने हैंड रिटन बनाए, है ना, नोट्स अपने हैंड रिटन बनाए, है ना, क्योंकि नोट्स जो है वो एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, है ना। एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे आप लोगों की, है ना। बिना नोट्स का जो परसेंटेज है हमारा, या फिर मैथ्स में 99 स्कोर करना है ना, मैथ्स में 99 नंबर स्कोर करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, बिना नोट्स का। नोट्स होना अनिवार्य है और नोट्स को सिस्टमेटिक बनाना भी अनिवार्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।